हम बात कर रहे थे रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स की, जिसमें हमने बात की थी कि दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और दूसरा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें से हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो क्या किस तरह से मैटर करता है। वो इस तरह मैटर करता है कि जब कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हों तो वो क्या करते हैं, वो कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है या जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर है उसको इतनी पोलैरिटी उसको नहीं मिलती कि वो क्या कर सके, वो जो है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके। यानी इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है एज कम्पेयर टू बजाय पोलैरिटी के। तो हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल इतना रेडिली अटैक नहीं करता। तो और उसकी वजह होती है जो इसके साथ आर ग्रुप्स लगे हुए होंगे जो कि कीटोन्स में मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। और दूसरी तरफ हमने कहा था जो मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल जो है वो रेडिली जो है वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर अटैक कर लेता है, और वो उसकी वजह ये होती है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है जब ये अटैक करता है तो इसको ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर जो है वो रेडिली अवेलेबल मिलता है या प्रॉपरली पोलर होता है ये। और ये केस नहीं होता किसमें, कीटोन्स में। तो ये हमने स्टडी किया। अब हम क्या स्टडी करेंगे, अब हम देखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। जब हम बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस में से स्टेरिक की, तो स्टेरिक जो है हम कहते हैं जब स्पेस में अरेंजमेंट होती है, स्पेशल अरेंजमेंट कहें या स्पेस में जो अरेंजमेंट होती है डिफरेंट एटम्स की, एक कंपाउंड के डिफरेंट एटम्स की जो स्पेस में अरेंजमेंट होती है उसको हम कहते हैं स्टेरिक। और जो हिंड्रेंस होती है, हिंड्रेंस आ जाती है जो इसकी वजह से हम देखते हैं कि क्या होगा कि रिपल्जन होगी। एक तो आपस में ग्रुप्स जो हैं या एटम्स जो हैं वो उनकी रिपल्जन होती है, और दूसरा क्या चीज़ आ जाती है, दूसरी आ जाती है साइट फॉर अटैक। यानी कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, हमें पता है सी के डबल बॉन्ड ओ के साथ जो ये कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है, इस पे क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल ने जो है वो क्या करना है, अटैक करना है। अब न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक करना होगा, और हम देखते हैं कि एक तरफ क्या मौजूद है, एक तरफ जो है वो यहाँ पर आर ग्रुप मौजूद है, दूसरी तरफ भी आर ग्रुप मौजूद है, तो इसको इतनी ज्यादा जो है वो स्पेस नहीं मिलेगी कि ये प्रॉपरली अटैक कर सके। ऐसा ही है ना। इसको ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3D इमेजेस लेकर आते हैं। ये हमारे सामने आ गए डिफरेंट 3D स्ट्रक्चर्स आ गए। अब ये जो आपको नजर है JS मॉल के नाम से जो है, ये क्या होता है, ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरह यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये क्या है, ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या करते हैं हम, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो है वो हम क्या करते हैं, उनके 3D मॉडल्स बनाते हैं। और ये हम 3D मॉडलिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं किसके, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के। अब इससे हमें कैसे पता चलेगा, इसमें हम ये देखते हैं कि आपके सामने यहाँ पर जो ये मॉडल्स नज़र आ रहे हैं इसमें क्या है, ये जो है वो कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये जो है वो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये मिथेनॉल है, ऊपर लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का यही होता है ना हमारे पास, इस तरह से आ जाएगा ये, इस तरह से करके। ठीक है। फिर हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ये जो है वो ऑक्सीजन आ गया, ये कार्बन आ गया, ये जो है वो दूसरा कार्बन आ गया, और यहाँ पे इसके साथ ये लगा हुआ है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, और इसका जो तीसरा हाइड्रोजन है वो पीछे की तरफ मौजूद होगा, वो पीछे की तरफ होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया। अब यहाँ पर देखें, अब जो ये इथेनॉल था, अब प्रोपेनॉन की बात कर लेते हैं जो कि कीटोन है। अब ये जो है वो कार्बन है, ये ऑक्सीजन है जिसके साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है। हम साथ चलें ये मेंशन कर भी देते हैं कि ये वाले जो है वो इसके साथ बॉन्ड्स है, यहाँ पर है, ये इस तरह से है। यहाँ पर हम देखते हैं तो ये कार्बन आ गया, इसका ये एक हाइड्रोजन आ गया, उसका इसका ये दूसरा हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे ये दूसरा कार्बन आ गया, इसके साथ ये इसका हाइड्रोजन आ गया, ये इसका दूसरा हाइड्रोजन आ गया, और इनका तीसरा हाइड्रोजन इस तरफ मौजूद होगा और इसका तीसरा हाइड्रोजन इस तरफ मौजूद होगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे, 3D स्ट्रक्चर एज सच इस तरह से मौजूद है। फाइनली ये जो आपको लास्ट वन नजर आ रहा है, इसमें क्या होता है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसका साथ डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर इसका जो है वो पीछे की तरफ इसका दूसरा कार्बन जो कि फंसा हुआ है, और इसके साथ इसके यहाँ पर एक और कार्बन, यहाँ पे एक और कार्बन, पीछे एक और इसके साथ कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे दूसरा कार्बन, पीछे एक और कार्बन आ जाएगा। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ कि ये किस तरह का होता है। अगर हम यहाँ पर इसका लिख कर देखेंगे स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ये बेसिकली इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब इसी को देख लें आपके कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ऐसा ही है ना, कॉम्प्लेक्स हो या ना हो, लेकिन देखिए कितनी ज्यादा इसमें जो है वो स्पेस जगह घेरी हुई है। और अगर जब आप इसके मॉलिक्यूल की हम जब बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब हम इसका मॉलिक्यूल देख रहे हैं तो यहाँ पर तो देखें
किस तरह से ये मौजूद है। अब इनके सब के मेंशन करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम बता सकें ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये हमने यहाँ पर ब्लू कर दिए। अब देखें ये जो ब्लू किए हैं ये वो कार्बन्स हैं जिनके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहे हैं, जो ये वाले बॉन्ड है ये बना रहे हैं, ये वाला कार्बन जो है इसको हमने जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इनको हमने यहाँ पर मेंशन किया इन ब्लू कलर की इनकी स्पेस बना दी है। अब ये देखें यहाँ पर कितनी स्पेस है और न्यूक्लियोफाइल के लिए बड़े आराम से ये जो है वो इसके ऊपर अटैक करना पॉसिबल होगा। दूसरी की तरफ आ जाए इथेनॉल की तरफ। इथेनॉल में देखें इसकी स्पेशल अरेंजमेंट इस तरह से है कि इसके मुकाबले में इसके लिए थोड़ा सा कम होगा, दुश्वारी होगी, लेकिन फिर भी इसको काफी ज्यादा जगह मिली हुई है कि ये जो है वो क्या कर सके, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर सके। फिर आ जाए तीसरी पे। तीसरा यहाँ पर अब आप इसमें देखें इसमें और मुश्किल हो गई है क्योंकि देखें यहाँ पर सारी हिंड्रेंस आ रही है, इधर भी, और ये आपस में भी क्या होगी, इनकी आपस में भी इनकी जो है वो रिपल्जन होगी। यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर जो है वो रिपल्जन हो रही है। और इधर तो देखिए इधर ये बिल्कुल दबा हुआ है इसके अंदर, ये वाला जो कार्बन है ये तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जिसने न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करना है ये तो प्रॉपरली पूरा दबा हुआ है, बिल्कुल इसकी इर्द गिर्द जो है वो जगह ही नहीं है। जैसा कि हमने यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में भी देखा था कि इसके इर्द गिर्द जो है वो जगह फाइंड करना मुश्किल है। और ये सोचें ये आपस में जो ये अल्काइल ग्रुप्स हैं, जो ये क्या मौजूद हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स मौजूद हैं। अब सोचें कि ये जो है वो किस तरह से प्रोवाइड करेंगे जगह और आपस में इनकी कितनी ज्यादा रिपल्जन होगी। और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो रिपल्जन है और ये सारे के सारे जो न्यूक्लियोफाइल को अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही अटैक करने के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करने के लिए, तो ये क्या है बेसिकली, ये जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस है। यानी कि हम देख रहे हैं कि मिथेनॉल में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए कुछ ज़्यादा दुश्वारी नहीं पहुंच रही क्योंकि जो साइट फॉर अटैक है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर है वो इजीली अवेलेबल है, फेस कर रहा है आराम से। दूसरी जानिब एक मिथाइल ग्रुप अगर ऐड कर दें इन केस ऑफ इथेनॉल तो थोड़ी सी दुश्वारी होगी, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं रिलेटिवली इजी है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे। जब हम आए प्रोपेनॉन पे तो हम देख रहे हैं यहाँ रिपल्जन भी आ जाती है बिटवीन दीज अल्काइल ग्रुप्स, और हम देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करने के लिए इसको जगह तलाश करनी पड़ती है। और उसके बाद अगर हम बात करें आगे फर्दर भी जाएं, जैसे डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन्स पे की बात करें तो हम देख रहे हैं और मुश्किलात का सामना होता है। तो हम ये देखते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अगर हम इथेनॉल की बात करें तो ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसकी साइट फॉर अटैक या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर इज रेडिली अवेलेबल फॉर न्यूक्लियोफाइल टू अटैक। उसके बाद फिर इथेनॉल आ गया, फिर प्रोपेनॉन आ गया और आखिर में जो है वो डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन आ गया। और इस सब को जो हम कह रहे हैं कि रेडिली साइट अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपाउंड, तो हम कहते हैं कि इसे हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इस तरह हमने देखा कि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या रोल प्ले करती है एक कंपाउंड की रिएक्टिविटी के को हमने अगर स्टडी करना हो, स्पेशली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी को स्टडी करना हो, जिस तरह यहाँ पर हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को स्टडी कर रहे हैं। तो हमने आज का स्टडी किया, हमने स्टडी किया स्टेरिक हिंड्रेंस किस तरह से अपना रोल प्ले करती है। उससे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का पार्ट कि ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस किस तरह से दो फैक्टर्स हैं जो कि अपना पार्ट प्ले करते हैं इन रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स।